हेलो बच्चों। आज जैसा कि कल मैंने आधार का एक लेक्चर डाला था। आधार मतलब हमने बता दिया था आपको पूरे क्लास में कि हम हर बैच में 3 सेक्शन में हर चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसमें पहला हमारा था कि आधार मतलब जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर का फाउंडेशन डेवलप करेंगे, उससे रिलेटेड आपको डीपीपी देंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर होंगे। तो आधार के कई पार्ट हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्रयास होगा जहाँ पर हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा उनको हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको बताएंगे। और तीसरा होगा हमारा लक्ष्य जहाँ पर हम बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा करने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि बोर्ड के बच्चे जो केवल बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेटर हो और प्लस जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी बेटर हो। तो जो बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट तो जरूरी है, तो आधार सेक्शन तो उनको पूरा कवर करना ही है, उसके बाद उनको प्रयास कवर करना है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनको आधार प्रयास के साथ लक्ष्य भी कवर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हर पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये पूरा क्लासिफिकेशन मैनर था जो मैंने आपको डिस्कस किया था। और फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हो और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहो। और किसी तरह का अगर आपको लगता है कि कोई इशू है, यानी कि कल कैमरे में या फिर लाइटिंग में, तो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। सो लास्ट हमने लेक्चर डाला था क्लास 11th है हमारे ऑर्बिटल बैच के लिए, और उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका आधार पार्ट 1 हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है, उसे जाइए और देखिए आराम से 11th क्लास के बच्चे। और कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बेटा वो तो 11th से शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। और आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th बैच, यानी क्लास 12th बैच को हमने नाम दिया था सबशेल्स, ठीक है। तो जो सबशेल बैच हमारा क्लास 12th, उसके लिए जो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सॉलिड स्टेट, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? आधार। समझ गए? कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, पार्ट 1, यानी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे आधार वाले सेक्शन में कवर होंगे, ठीक है। और उसका आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो कौन सा है? पार्ट 1। आधार के कई पार्ट आएंगे क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री के चैप्टर काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हर चैप्टर को लेकर के, मतलब अगर हम एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं तो चूंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो आधार के कई पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसकी कॉन्सेप्ट को पार्ट को जितना छोटा और जितना ईजी बना सकूँ उतना बेटर करूँगा, ताकि फिर प्रयास में हम लोग क्वेश्चन जब लगाएं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए तो बात करते हैं आज के हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि सर ये सॉलिड स्टेट है क्या? व्हाट यू मीन बाय द सॉलिड स्टेट, ठीक है। और ये हमारे बैच का नाम सबशेल है, रिमेंबर दैट, ठीक है, 12th क्लास के लिए है। तो सर ये सॉलिड स्टेट है क्या? तो देखो आपको पता ही है कि अगर हम बेसिक फंडा लेवल पे बात करें, फंडामेंटल लेवल पे, तो हमारे मैटर के पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। होते तो 2 और भी हैं, लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो जो 3 स्टेट होता है हमारे पास ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से गैसेस स्टेट क्लास 11 के सेक्शन में, जिसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। आज का जो सेक्शन है सॉलिड स्टेट, मतलब ये तीनों स्टेट में से सॉलिड वाले पार्ट को कवर करेगा। डन। तो ये सॉलिड वाला जो पार्ट है ये क्या है और कैसे है इसको समझते हैं। तो देखो सॉलिड के बारे में तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि अगर 12th का स्टूडेंट इस बैच को देख रहा है, कर रहा है इस वीडियो को, तो उसे पता है कि सॉलिड क्या है ना। जिसमें आपको पता होगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत हाई होता है, ठीक है। सॉलिड की जो शेप और ज्योमेट्री कैसी होती है? फिक्स होती है। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा, यानी शार्प भी होता है और मैक्सिमम भी होता है। तो सॉलिड से रिलेटेड लगभग आप सारी बातें जानते हो। इंटरमॉलिक्यूलर यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कैसा होगा सॉलिड में? तो सर बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप जानते हो, ठीक है। सॉलिड में सोनरस प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप जानते हो। तो बेसिकली सॉलिड के बारे में आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो हम यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सबको लगभग पता होता है। और देखो वैसे भी 12th में तुम सॉलिड स्टेट पढ़ने आ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें सॉलिड पता है, तो अब उसके स्टेट्स को डिस्कस करने जा रहे हो, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो देखो हमारे चैप्टर को स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? तो देखो हुआ क्या ना, जब बात आती है सॉलिड की, ठीक है, तो जब सॉलिड की बात आई तो भाई सॉलिड कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी हमें पता ही है, लेकिन क्वेश्चन है कि सॉलिड हो कितने तरीके के सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड की अगर हम बात करें कि सॉलिड कितने तरह के हो सकते हैं, तो आफ्टर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ये कंफर्म हुआ कि जो सॉलिड है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी सॉलिड के 2 टाइप्स हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें से एक पार्ट को बोला गया है बेटा क्रिस्टल। अब देखो जो सॉलिड का ये वाला सेक्शन है ना क्रिस्टल, इसकी स्टडी जहां पर हम करते हैं उसको क्रिस्टलोग्राफिक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें मास्टर्स भी होता है, मतलब आगे चल करके आप इसमें काफी को डिटेल में जान सकते हो। और दूसरा जो सेक्शन होता है बेटा वो होता है एमॉर्फस, सही है। सो वन पार्ट इज द क्रिस्टल एंड अनदर पार्ट इज द एमॉर्फस। सो क्रिस्टल एंड एमॉर्फस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सॉलिड। डन।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये जो क्रिस्टल और एमरफस है इसको कैसे मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो क्रिस्टल वर्ड जो होता है काफी टफ स्टडी, यानी कि लैटिस लैंग्वेज में क्रिस्टल का मीनिंग ही होता है टफेस्ट। सो यानी ये टफ है, डन। और एमॉर्फे का मतलब मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एमॉर्फस एक लैटिन वर्ड से बना बेटा जिसका मतलब है ए मॉर्फे। एमॉर्फे से बना हुआ है एमॉर्फस, और एमॉर्फे का मतलब होता है ए मतलब नहीं है यानी नॉन, और मॉर्फे का मतलब होता है ज्योमेट्री या अरेंजमेंट, नॉन ज्योमेट्री या फिर आप अरेंजमेंट बोल सकते हो, ठीक है। यानी इसका खुद का मतलब है, एमॉर्फस का मतलब ही है कि जो अरेंजमेंट में नहीं होगा, डिसऑर्डर वे में होगा, जो कि जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी। तो एमॉर्फस तो आपका यहीं पर क्लियर हो गया ना कि नॉन ज्योमेट्रिक या अरेंजमेंट। तो अगर आपसे कोई बेसिकली एमॉर्फस के बारे में पूछ देगा तो आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे कि सर इसके वर्ड का मीनिंग ही वही है, तो इसमें एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगने वाला। तो फिलहाल ये जो पार्ट है ना क्रिस्टल, इसको देखना है। अब क्वेश्चन है कि सर हमारे सिलेबस में इन दोनों में रखा किसको गया है, तो ऑब्वियसली यार हम बात कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म की, तो ये बंदा तो ऑलरेडी नॉन अरेंजमेंट कंडीशन पर है, तो जो इरेगुलर अरेंजमेंट में होंगे वो इतने टफ चीजें नहीं बनाएंगे। और सॉलिड में हम जानते हैं कि सॉलिड के सुनते ही हमारे 9-10 से दिमाग में एक बात आती है यार ये टफ होगा, है ना, आपके दिमाग में यही आता होगा। तो इसीलिए ज्यादातर जो सॉलिड के पार्ट होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल का मतलब डेफिनेट ज्योमेट्री वाले, यानी टफ होते हैं। तो इसीलिए हमारा सिलेबस क्रिस्टल को ज्यादा डिफाइन करता है इन कंपेयर टू द एमॉर्फस, ठीक है। सो एमॉर्फस का जो पार्ट है ना हमारे 12 सेक्शन में बहुत कम रखा गया है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस पर है, टफ बॉडी पर, टफ ऑब्जेक्ट पर। तो इसीलिए हम क्रिस्टल को ज्यादा फोकस्ड होकर के डिस्कस करते हैं, डन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल और एमॉर्फस हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, और उसमें भी हमें ज्यादातर किस पे फोकस करना है, क्रिस्टल पे फोकस करना है। यहां तक क्लियर है। तो पहले तो हमने एक फाउंडेशन बना दिया कि भाई चैप्टर में पढ़ना क्या है, डन। अब अगर क्रिस्टल को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मतलब क्रिस्टल के बारे में एवरीथिंग हमें जानना है। ये कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कैसे कैसे वर्कआउट करता है, कितने तरह के हो सकता है, हर चीज जाननी है, ठीक है। और एमॉर्फस के बारे में उतना जानना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बता रहा है कि नॉन अरेंजमेंट है, जबकि सॉलिड का पहला कॉन्सेप्ट ही बेसिक फंडामेंट है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। तो एमॉर्फस इसको क्या कर रहा है बताओ, एनोमैली कर रहा है इसके साथ एमॉर्फस। सॉलिड जैसा कह रहा है वैसे ये कर नहीं पा रहा, तो प्रॉपर लेवल पर इसको हम सॉलिड नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पता है बेटा एमॉर्फस को ज्यादातर हम लोग ना स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब ये सॉलिड है लेकिन फॉल्स सॉलिड है, एग्जैक्ट सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा वो उसका मीनिंग खुद ही बता दे रहा है कि हम ज्योमेट्री में अरेंजमेंट, या ज्योमेट्री ले लो या मेरा अरेंजमेंट ले लो, फिक्स ही नहीं। जबकि सॉलिड कहता है क्या कि अरेंजमेंट फिक्स होना चाहिए था। तो जब ये उसको फॉलो नहीं करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, सूडो सॉलिड बोल देंगे, डन। सो यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो क्वेश्चन ये कि सर स्टार्ट मतलब कि इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ना इनमें और इनमें डिफरेंस समझ में आ जाए। मतलब कहने का ये कि क्रिस्टल वर्सेस एमॉर्फस कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक आइडिया और भी प्रॉपर हो जाएगा कि हमें दोनों का पूरा डिफरेंस पता, तो ये भी आइडिया और ओपन होकर के आएगा कि इन दोनों में हमें से डिस्कस करना किसको है, पढ़ना किसको है, डन। तो आइए देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेट्स सी। तो देखिए अगर हम क्रिस्टल का और एमॉर्फस की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हम जरा इनको देख लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ये देखो अगर मान लो हम एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं और यहां पर लिखते हैं बेटा क्रिस्टल, और यहां पर लिखते हैं अगर हम एमॉर्फस, समझ रहे हो। अगर हम यहां क्रिस्टल और यहां क्या लिखते हैं एमॉर्फस, तो ये बिल्कुल पुराने स्कूल के टाइम का याद आ गया, 4 डिफरेंस लिख दो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम वाले पूछते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, आज भी पूछते हैं। तो यार ऐसे जो पढ़ते हैं ना उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए सर, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं आपको थोड़ा इसको इजी वे में बताने वाला हूं। तो देखो भाई क्रिस्टल को अच्छे से समझ लो, बस खाली यहीं से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो क्रिस्टल क्या है सर, तो देखो हमने आपको पहले बताया कि क्रिस्टल की स्टडी किसमें करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक में करते हैं। अब क्रिस्टल को कैसे डिस्कस करें सर, क्या करें। तो देखो क्रिस्टल को मतलब डिस्कस करने के लिए जो सबसे पहली बार बेटा 1913 में, ठीक है, 1913 में, यानी एक्चुअल में जो क्रिस्टल की स्टडी शुरू हुई है बहुत लेट शुरू हुई है, ठीक है। सो 1913 में ना एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैक्स वैन लाउ। कई लोग इसके लेव पढ़ते हैं, जो पढ़ना पढ़ ले यार, ठीक है। तो मैक्स वैन लाउ ये 1913 में
इन्होंने ना पहली बार सजेस्ट किया, देखो क्रिस्टल तो नेचर में अवेलेबल थे, हम तो इसको जाके लैब में बनाते नहीं है, घर पे बनाते नहीं है, तो पहले से ही नेचर में अवेलेबल थे। क्योंकि आपको पता अपर अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे मेंटली बोल गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो क्रिस्टल फॉर्म में तो हमारे पास नेचर में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली उन पर स्टडी करना है कि यार ये है क्या। साइंस का मतलब क्या है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को डिस्कस करो। तो क्रिस्टल तो हमारे नेचर में पहले से ही था, अब इस पर स्टडी की बात आई। अब चूंकि क्रिस्टल इतना टफ थे कि ऐसा तो था नहीं कि उसको तोड़ के देख लेंगे कि क्या है ना। और अगर क्रिस्टल एक बार टूट गया ना तो पूरा बिखर जाएगा, तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो मैक्सवेल लॉ पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार लोगों को सजेस्ट किया, साइंटिस्ट के पूरे कम्युनिटी को सजेस्ट किया कि आप ना इसको स्टडी करने के लिए एक काम करो, XRD कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? XRD। अब ये है क्या सर? XRD का मतलब होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, X स्टैंड फॉर X, यू नो दैट, R स्टैंड फॉर रेज एंड D फॉर डिफ्रैक्शन। डन। जो वे पढ़े हुए हैं फिजिक्स में उनको डिफ्रैक्शन पता होगा। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स को फॉलो करो। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा सजेस्ट कैसे कर दिया इन्होंने? तो देखो इन्होंने सजेस्ट इसलिए ऐसा किया क्योंकि इनको पता ये चला कि देखो भाई ऐसा है, जो एक्सरे होता है ना, इसका जो वेवलेंथ होता है, जो एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है सर? तो ये है लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास, बहुत कम है एक्चुअली। मतलब माना यह जाता है कि कोई भी बॉडी अगर मान लो सॉलिडिफाइड है या क्रिस्टल फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो उनके जो एटम्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है ना, वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होता है। और लगभग इतना ही वेवलेंथ जो होता है ना, वो किसका होता है बताओ? एक्सरे का होता है। तो लगभग इतना ही वेवलेंथ अगर एक्सरे का है और इतना ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी है हमारे एटम के बीच में, तो आपको पता ना जब वेवलेंथ मैच करते तो उन पर स्टडी आसान हो जाता है। मतलब उसमें वेवलेंथ जो हमारा जो एक्सरे होगा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत ईजी होगा। तो मैक्सवेल लॉ ने यही डिफाइन दिया कि भाई देखो वेवलेंथ का जो है, एक्सरे का जो वेवलेंथ है और जो तुम्हारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है सॉलिड बॉडी या क्रिस्टल में, वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ऐसे में अगर एक्सरे गिरा करके क्रिस्टल में देखा जाए ना, तो चूंकि डिस्टेंस सेम है तो उस लेवल पे हमारा एक्सरे आसानी से प्रोपोगेट कर पाएगा क्रिस्टल के अंदर, और उनके पूरे इंटरनल क्राइटेरिया को आराम से एक्सप्लोर कर देगा विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिस्टल। यानी बिना क्रिस्टल को तोड़े आप आराम से क्रिस्टल की पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो अगर आप एक्सरे का यूज करते हो तो। अब अगर कोई पूछे कि एक्सरे का ही यूज क्यों, तो बेटा उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया। ये एक जस्ट सजेशन था, ऐसा नहीं कि मैक्सवेल लॉ ने पहली बार ऐसा करके दिखा दिया, नहीं, ये एक सजेशन था जो प्रैक्टिकल वे में काम भी करता है। अगर फिजिक्स में आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है। ये एक सजेशन था, लेकिन इस सजेशन को सीरियस ले लिया दो लोगों ने, WH ब्रैग एंड WL ब्रैग, ठीक है। WH ब्रैग जो थे बेटा फादर थे और WL ब्रैग उनके सन, ठीक। तो यानी पिताजी और बेटा जी दोनों मिल गए, दोनों साइंटिस्ट, समझ रहे हो तुम। तो WH ब्रैग और WL ब्रैग ये दोनों थे, इन्होंने मैक्सवेल लॉ के कॉन्सेप्ट को ना सीरियस ले लिया, और सीरियस लेना भी चाहिए था क्योंकि ये बहुत लॉजिकल चीज है कि वेवलेंथ और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में अगर कहीं भी अगर मान लो सिमिलैरिटी बैठ रही है ना, तो उन दोनों को हम प्रॉपर लेवल पे मिक्स करा करके या कंपेयर करा के स्टडी कर सकते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि वेवलेंथ का अगर पैटर्न इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के पैटर्न से मैच कर रहा है, तो यानी एक्सरे जो है उसके पैटर्न को फॉलो अप करके डिस्टेंस या उसकी इंटर कंडीशंस को डिफाइन कर सकता है। तो WH ब्रैग और WL ब्रैग ने इस चीज को सीरियस लिया, और आपको मैं बता दूं यही वो दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार NaCl का स्ट्रक्चर दिया था। यानी NaCl क्रिस्टल को, यानी NaCl एक क्रिस्टल है जो उसके एग्जैक्ट पूरे, आप इसको क्या कह सकते हो, ओरिएंटेशन को बताया। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन को पहली बार अगर किसी ने बताया तो WH ब्रैग और WL ब्रैग ने बताया था। याद है जैसे आज हम लोग पढ़ लेते किताबों में बड़ी आसानी से कि NaCl क्रिस्टल तो है, और ये भी पढ़ते हैं कि जो NaCl है ना उसमें एक सोडियम आयन जो होता है 6 क्लोरीन आयन से, और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से कवर होता है। तो ये जो हम इतनी आसानी से बात कह देते हैं उसके पीछे इन दोनों का दिमाग था।
इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था और दिमाग बेटा एक्चुअली मैक्सवेल लॉ का था। तो मैक्सवेल लॉ की जो बात थी, जब इन्होंने इसको सीरियस लेकर के NaCl को एक्सप्लोर कर दिया ना पूरे लोगों के सामने, और ये बात बिल्कुल सही हो गई, तो इनके कहे मुताबिक जब NaCl एक्सप्लोर हो गया तो बाकी साइंटिस्टों ने भी सोचा कि ये बात, इसका मतलब मैक्सवेल लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वैलिड है, यानी हम एक्सरे स्टडी करके किसी भी क्रिस्टल पे स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद तो तुम समझ ही रहे हो, जब एक बार चीजें एक्सप्लोर हो जाती हैं तो बाकी लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। तो बाकी लोगों ने भी एक्सप्लोर किया और डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टल को जस्टिफाई कर दिया। तो ये है बेटा पूरी क्रिस्टल की हिस्ट्री कि एक्चुअल में क्रिस्टल जनरेट कैसे हुआ या क्रिस्टल पे स्टडी शुरू कैसे हुआ। क्रिस्टल तो बहुत पहले से ही था, लेकिन उस पर स्टडी कैसे करना है ये उसकी पूरी हिस्ट्री है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे सर ये IIT में आता है क्या? नहीं आता IIT में। तो सर ये बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहां पर पढ़ रहे हो, और ऑब्वियस है कि जब आप कुछ पढ़ोगे तो आपको कुछ यूनिक मिलना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा तो आप इसी से 10-20% ऊपर रहो, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डन, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो, मैं बार बार यही बोलता हूं कि जब भी तुम कुछ पढ़ते हो तो ना उसके पीछे 3 बातों जरूर याद रखा करो, व्हाट, व्हेन और व्हाई, ठीक है? ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना। WQ का कॉन्सेप्ट है ये। साइंस पढ़ने के लिए WQ के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। WQ का मतलब होता है बेटा व्हाट, दूसरा का मतलब व्हाई, और बेटा तीसरा का मतलब व्हेन। जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको कम से कम ये 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो साइंस में, कुछ भी हो, उसके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। व्हाट मतलब जानते ही हो क्या, व्हाई मतलब क्यों, और व्हेन मतलब कब। व्हाट मतलब यानी ये कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाई मतलब ये क्यों आया, और व्हेन मतलब ये कब आया। अगर आप व्हेन को नेग्लेक्ट भी कर दो ना तो व्हाट और व्हाई तो मैटर करता ही करता है। लेकिन साइंस के लिए बेटा ये 3 WQ का कॉन्सेप्ट मैटर करता है। आप कुछ भी पढ़ते हो ना ये 3 बात आपको पता होना चाहिए। जो लोग डिस्कवरी रेगुलर देखते हैं ध्यान दीजिएगा कि डिस्कवरी में कुछ भी दिखाते तो ऐसा नहीं होता है कि बता दिए ऐसे ऐसे, नहीं, पूरा पता था डिटेल में, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग। सो ये है बेटा पूरा साइंस का फैक्टर, रिमेंबर दैट, ओके? इसीलिए मैंने आपको क्रिस्टल बताने से पहले क्रिस्टल स्टार्ट कहां से हुआ, क्रिस्टल की स्टडी कहां से शुरू हुई, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। डन? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो जब क्रिस्टल पे स्टडी WL ब्रैग और WH ब्रैग ने कर दिया ना तो बस वहीं से हो गई कहानी खत्म। कंफर्म हो गया लोगों को कि भैया क्रिस्टल पे स्टडी की जा सकती है। तो जितने दुनिया भर के क्रिस्टल थे स्टडी शुरू हो गया, और जब स्टडी शुरू हो गया तो प्रॉपर्टीज बाहर आएंगी। तो सर क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टीज बाहर आई? सो WL ब्रैग और WH ब्रैग के क्रिस्टल पे स्टडी के बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल पे रिसर्च किया तो काफी प्रॉपर्टीज बाहर आई। जैसे कि बेटा पहली प्रॉपर्टी ये आई कि जब एक्सरे स्टडी किया गया उसका तो पता ये चला कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं बताओ? रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, अब क्रिस्टल में किससे किससे मिलकर बन सकता है? एटम से मिलकर बन सकता है, आयन से भी बन सकता है, मॉलिक्यूल से भी बन सकता है ना? तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है? मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं इसको। आप अपने इंग्लिश में जब स्कूल के एग्जाम में लिखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको सजा के लिखते हो ना, तो ये लिख सकते हो ना कि इन क्रिस्टल देयर आर रेगुलर अरेंजमेंट अमंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है? इतना आप जरूर करोगे, मुझे पता है, ठीक है सर? यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल जब बनता है वो चाहे एटम से बने, चाहे आयन से बने, चाहे मॉलिक्यूल से बने, वो बेसिकली जब भी बनेगा तो एक रेगुलर अरेंजमेंट यानी रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है? एक रेगुलर वे में जाएगा। और आपको पता है कि जब एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है तो शेप हमेशा के लिए फिर फिक्स हो जाएगा, एक प्रॉपर शेप में ही रहेगा। वो रेगुलर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार जो पैटर्न जनरेट हो गया पूरे क्रिस्टल को उसी शेप में आपको देखना पड़ेगा, या वैसा होगा। सो सेकंड नंबर, सर ये जो अरेंजमेंट है ना वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का इनका अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैटर्न होता है। ये लिख देता हूं, अरेंजमेंट इतना बड़ा लिखने से अच्छा है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैटर्न का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि देखो पहले तुमने क्या बोला, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो एक पैटर्न यानी रेगुलर वे में चलता चला जा रहा है, और दूसरी बात है वो लॉन्ग रेंज चला जा रहा है। लॉन्ग रेंज का मतलब वही पैटर्न काफी लंबे टाइम तक रिपीट होता रहेगा। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि अगर ये पैटर्न लॉन्ग टाइम तक जा रहा है तो पूरा शेप लगभग इसका ऐसा ही होने वाला है। यानी एक बार एक पैटर्न को तुमने समझ लिया, एक अरेंजमेंट को तुमने समझ लिया, तो ये क्रिस्टल के कैरेक्टर के अंदर है कि वही अरेंजमेंट बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। मतलब उसका शेप कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इससे एक चीजें सामने आती है कि क्रिस्टल का शेप हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, अब एक बात बताओ, अगर इसका अरेंजमेंट फिक्स है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो यह भी कंफर्म होगा कि इसका डेफिनेट ज्योमेट्री होगा। तो डेफिनेट ज्योमेट्री या शेप होगा इसका, मानते हो मेरी बात को? तो डेफिनेट ज्योमेट्री या फिर इसका क्या हो सकता है बताओ? शेप हो सकता है। डन? क्योंकि अगर एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा तो शेप तो बदलने से रहा, वही शेप में चलेगा, ठीक है? अच्छा,
अगर वो फिक्स है, अरेंजमेंट फिक्स है, तो ये भी श्योर एंड शॉर्ट है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, क्योंकि जब टूटेगा तो पूरा एक ही बार में टूटेगा ना, अलग अलग तो नहीं है, क्योंकि जब अरेंजमेंट पैटर्न सेम ही है तो एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे सारे अरेंजमेंट एक बार में टूट जाएंगे, क्योंकि ऑल अरेंजमेंट्स आर सेम। तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और मैक्सिमम भी होता है। मतलब इनके ज्यादातर जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है तो उनको तोड़ने का, और वो भी रेगुलर अरेंजमेंट है, लंबे टाइम तक वो अरेंजमेंट चल रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। और शार्प का मतलब बेटा हो गया फिक्स्ड, एक बार में पूरा क्रिस्टल टूटेगा तो एक ही टेम्परेचर पे टूटेगा। डन। इसके अलावा बेटा इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि दैट इज डिफाइन देयर कैरेक्टर, मतलब किसी भी क्रिस्टल का जो कैरेक्टर है उसका हीट ऑफ फ्यूजन जस्टिफाई करता है, जो कि फिक्स होता है। यानी हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एनी टाइप ऑफ द, ध्यान से सुनिएगा, हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एनी टाइप ऑफ द क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ओके, अब आप कहोगे सर ये हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? बेटा फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है बेटा लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन। सही है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, या सॉरी, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन इन मेल्ट करना, ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन होता है बेसिकली। तो कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होता है ना, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर ही होता है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सॉलिड अपना स्टेट चेंज कर देगा ना, मान लो सॉलिड है, अब स्टेट चेंज करके लिक्विड बन रहा है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो अपना स्टेट चेंज कर देगा बेटा, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। डन। अब चूंकि आपको पहले पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, तो एक फिक्स पॉइंट पर ही तो हीट ऑफ फ्यूजन जनरेट होगा, या एक फिक्स पॉइंट पर ही तो अपना स्टेट चेंज करेगा। इसी को लेटेंट हीट भी कहा जाता है। तो लेटेंट हीट यानी कि वो हीट जिस पर कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट पर वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा होगा, अगर वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा तो वो फ्यूजन के नाम से जाना जाएगा। इन उस स्टेज पर जो हीट आप दे रहे हो दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। और चूंकि इसका कैरेक्टर यानी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो एक ही पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर वो फिक्स डिफाइन करेगा हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है। डन। ये सारी बातें तो सर बेसिक चीजें हमें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा जो है ना क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी और भी पता चली, क्या? कट इनटू रेगुलर शेप। विद शार्प एज्ड नाइफ। इसका क्या मतलब है सर? तो इसका यह मतलब है कि कट इनटू रेगुलर शेप विद शार्प एज्ड नाइफ। अब चूंकि यार पैटर्न अगर फिक्स है ना, तो उसको जब मान लो तुमने चाकू से कटा, हालांकि क्रिस्टल इतना टफ होता है भाई तो नहीं कट सकता ना, जैसे सोडियम जैसा मेटल है वो भाई नाइफ से कट जाता तो इतना सॉफ्ट मेटल हो तो कट जाए, लेकिन है वो क्रिस्टलिन नेचर का। तो अगर किसी क्रिस्टल को तुम कट करने की कोशिश भी करते हो किसी शार्प एज्ड नाइफ से, बहुत तीखे यानी बहुत धारदार नाइफ से, चाकू से, तो उसके जो कटने का तरीका हो तो रेगुलर शेप में होता है, क्योंकि इसका पैटर्न ही रेगुलर है, तो कटेगा भी तो रेगुलर शेप में ही। तो सही है। तो ये तो खैर अनएक्सपेक्टेड पॉइंट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तुम बता भी सकते थे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इट इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बेसिकली बाय नेचर एनआइसोट्रोपिक होते हैं। बाय नेचर कैसे होते हैं बताओ? एनआइसोट्रोपिक होते हैं। द क्वेश्चन इज ये क्या है सर? और इसी वर्ड की तो तलाश थी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया वर्ड है हमारे लिए, इसको तो सर हम जानते तक नहीं है। हाँ, बाकी सर आपने जितना बताया वो तो चलिए हम खुद भी आइडिया लगा के हम समझ लेते, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। सो आई होप कि बेटा ये बताओ पहले ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको? ठीक है, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स क्यों होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट इसका रेगुलर का मतलब क्या होता है, और ये हीट ऑफ फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होने का क्या मतलब है। ठीक है, और ये कट इनटू शेप यानी इक्वल शेप में, ये इक्वल शेप में क्यों कटता है, क्योंकि रेगुलर पैटर्न होगा तो कटेगा तो इक्वल शेप में ही कटेगा ना, प्रॉपर वे में। समस्या ये है कि सर एवरी पॉइंट इज क्लियर बट द प्रॉब्लम इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनाइसोट्रोपिक। सर ये इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द एनाइसोट्रोपिक? तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये बिल्कुल नया पॉइंट है हमारे लिए, बाकी तो हम सब समझ ही गए। डन है यहाँ तक? सो मैं ये कह सकता हूं कि आपको क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, और ये प्रॉपर्टी हम इतनी आसानी से लिखवा पा रहे हैं ड्यू टू द सजेशन ऑफ द मैक्स वन लो, जो उन्होंने 1913 में दिया था। उनके पर्टिकुलर एक्सरे स्टडी यानी XRD कॉन्सेप्ट के बाद ही हम लोग क्रिस्टल के बारे में इतनी बातें जान पाते हैं। तो अगर हम ये सब लिख रहे हैं ना, तो ये परसेप्शन या
कोई मतलब हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, दीज आर द रियलिटीज विद इन अ क्रिस्टल्स, आफ्टर द स्टडी ये प्रूव्ड है। डन। क्वेश्चन, एनआइसोट्रॉपिक क्या है, लेट्स सी। तो देखो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या पहले समझो आप, ठीक है। आपको तो पता ही है, देखो यार हर ऑब्जेक्ट में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और केमिकल। जैसे मैं बाहर से दिख रहा हूं तो मैं फिजिकल, मेरा ये फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा मैं दिखता हूं आपको, और केमिकल प्रॉपर्टी जैसा मैं अंदर से सोचता हूं। तो इंसान अंदर से कैसा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जस्टिफाई करता है, और बाहर से कैसा है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जस्टिफाई करता है। डन। सो हर ऑब्जेक्ट में ऐसा दो प्रॉपर्टी होता है, तो क्रिस्टल में भी वो प्रॉपर्टी होगी बेटा। तो आपको बताऊं कि क्रिस्टल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे आप ऐसे मान लो कोई भी सॉलिड बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, थर्मल एक्सपांशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अगर ग्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चीजें जोड़ दी जाए तो आइसो और एनआइसोट्रॉपिक को डिफाइन करता है। कैसे, क्या मतलब है सर, समझाइए। तो देखो बेटा, एनआइसोट्रॉपिक यहां पर लिखा गया, क्या लिखा गया है, एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक, तो सर ये आइसोट्रॉपिक क्या होगा। तो यार हमें लगता है ना कि अगर आइसोट्रॉपिक आपको पता है तो एनआइसोट्रॉपिक तो ऑटोमेटिकली पता होगा, या एनआइसोट्रॉपिक पता तो बेटा आइसोट्रॉपिक पता हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रॉपिक यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना वो डायरेक्शन को रिलेट करता है, और आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सेम डायरेक्शन जो भी एक कंपाउंड अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को सेम रखेगा उसे आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर रहा है। डन। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया बताओ बेटा। तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी क्रिस्टल या किसी भी ऑब्जेक्ट में होता ही है, तो इलेक्ट्रिकल बेटा रेजिस्टेंस हो गया, कॉमा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, भाई जो कंडक्टिविटी शो करेगा वो ऑब्जेक्ट वो। चाहे बेटा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो, ये भी आपको पता होगा अगर आप ऑप्टिक्स पढ़े हो तो, ये 9th-10th के बच्चों को भी पता होता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। थर्मल एक्सपांशन भी ले सकते हो, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है सर, एक्सपांशन का मतलब तो सर क्या होता है, एक्सपेंड करना यानी फैलना, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो जब तुम किसी बॉडी को हीट देते हो तो उस हीट की वजह से कितना एक्सपेंड करता है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। डन। सो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चों में यही सोच के पढ़ा रहा हूं। सो अगर ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी से कोरिलेट करता तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी सर। और चूंकि इसके अंदर ट्रॉपिक लगा तो ट्रॉपिक बेटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, डायरेक्शन को। तो अगर आइसो बेटा बोल रहा है सेम, और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम ही बता दो। अब तो समझ गए होगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, बड़ा आसानी हो गया, नाम से ही सारा कुछ क्लियर है। केमिस्ट्री में यही तो सबसे अच्छी चीज है, नाम अगर आपको ढंग से क्लियर है ना तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तो आइसोट्रॉपिक यानी कि सेम डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक दीज अपने डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में भी सेम रखता है उसे आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका तुम डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, इधर उधर घुमाते रहो, लेकिन अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टियां चेंज नहीं हो रही है, सेम है ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द ऑल डायरेक्शन वो प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो आप बोलोगे सर ये आइसोट्रॉपिक है नेचर में, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, आइसोट्रॉपिक है। जैसे मैं हूं अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपके साथ बिहेव कर रहा हूं कैसे, दूसरे के साथ भी, सबके साथ मेरा बिहेवियर सेम ही है, तो बेटा मैं आइसोट्रॉपिक हो गया। लेकिन अगर मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जो मतलब हर जगह अपने बिहेवियर को बदलता रहता है, तो तुम बताओ ऐसा आदमी कौन होगा, एनाइसोट्रॉपिक। आई होप इट इज क्लियर। अब आप डिसाइड करो आप कौन हो, आइसोट्रॉपिक हो कि एनाइसोट्रॉपिक हो, ठीक है। सो आइसोट्रॉपिक देखो वर्ड में क्लियर है तो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट बची नहीं, क्योंकि हम इसको मिला देंगे तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो आइसोट्रॉपिक क्या है बेटा, तो सेम, ट्रॉपिक डिफाइन करता है डायरेक्शन को, तो सेम डायरेक्शन में अगर, अब ये दोनों चीजें हैं किसको रिलेट कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो सेम डायरेक्शन में बेटा अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ये अगर सेम रहती है अलोंग द डायरेक्शन, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक दिस, तो आइसोट्रॉपिक। तो बताओ बेटा एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपांशन डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है, तो वो क्या है बेटा, एनाइसोट्रॉपिक। एन का मतलब नहीं होगा, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनली, यानी डायरेक्शन के साथ उसकी प्रॉपर्टी सेम,
नहीं होगी। तो आइसोट्रॉपिक बोल रहा है सेम डायरेक्शन के साथ, ये बोल रहा नहीं हम सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि अगर इसको तुम इस तरह के ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा आइसो मतलब सेम रहे तो आइसोट्रॉपिक। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बेटा जिसको तुम डायरेक्शन चेंज करते रहो, है ना, और डायरेक्शन चेंज करने से एन आइसोट्रॉपिक, जिसका प्रॉपर्टी सेम ना रहे, वो क्या है बेटा, एन आइसोट्रॉपिक। अब वो आप कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो सर? तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो सर? तो हम इनकी बात कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो बताओ एन आइसोट्रॉपिक किसको बोला था इन लोगों ने? तो सर अकॉर्डिंग टू द स्टडी बताया था ये क्रिस्टल को बोला गया है। मतलब क्रिस्टल्स आर एन आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टल्स आर एन आइसोट्रॉपिक। तो क्यों बोला क्रिस्टल को एन आइसोट्रॉपिक यार? तो इसका मतलब ऐसा होगा कि क्रिस्टल में ना हम जब डायरेक्शन के साथ जाते हैं, यानी अलोंग द डायरेक्शन जब चेंजेस करते हैं उसके अंदर, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी एन आइसो सेम नहीं रहती है, तो इसीलिए इसको एन आइसोट्रॉपिक बोला गया है। तो क्या ये बात सच है? तो हमने बोला ना स्टडी हो चुकी है, तो ये सच ही होगा। हम खाली आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ बेटा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल आर एन आइसोट्रॉपिक, व्हाई? नाउ यू कैन अंडरस्टूड, क्योंकि नाम ही पूरी बात को बता रहा है। एन मतलब नहीं होगा, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनली। तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नहीं होगा क्या? तो ये किसको रिलेट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, उसी को बेटा हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। और वो एग्जांपल यानी स्टडी बताता है कि वो क्रिस्टल ऐसा करता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Everything is clear? What is isotropic? What is anisotropic? Now let's move further. Question कि क्रिस्टल anisotropic है क्यों? हालांकि पता तो चल गया कि क्या होता है क्यों? Let's see. और डेफिनेशन तो आप बेटा खुद भी बना लोगे, अब तो समझ में आ रहा है। देखो एक बात याद रखो, ये कभी नहीं कहा है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो या आईसीएसई बोर्ड, किसी आईसी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में बेटा ये नहीं बोला जाता है कि आप जो डेफिनेशन लिखो वही लिखो जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ, क्योंकि मार्केट में तो बहुत बुक्स हैं और हर बुक्स में हर राइटर का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए याद रखिएगा, आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, डेफिनेशन कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि याद करके जाना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बेटा डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। अब सपोज करो बोर्ड एग्जाम में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, तो आप सीधे ये बोलोगे, सर ने क्या बताया था, एन यानी नहीं होगा, आइसो मतलब सेम होता है, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। और ये किसको रिलेट करता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी को। इसका मतलब ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। हो गया, आपने खुद डेफिनेशन बना लिया। और पता है टीचर इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो स्कूल में टीचर जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं वो इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई बच्चा अपने लेवल पर उसको बना करके लिखता है, तो बुक्स का पूरा कॉपी करता है, तो टीचर को दिमाग में आता है कि यार ये रट्टू होता है, समझ गए? इसलिए मैं इस तरह से आपको ये सब डिस्कस करके दिखा रहा हूं। डन। अब क्वेश्चन कि सर क्रिस्टल जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक ही क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। तो भैया ऐसा है, एक्सरे की स्टडी ने क्या बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पैटर्न कैसा होता है? रेगुलर पैटर्न। सपोज करो कि मैंने क्रिस्टल ले लिया बेटा ए बी नाम का, एक ए बी नाम का मैंने क्या ले लिया? क्रिस्टल। अब ये मान लो ए का एटम और ये बी एटम है, ठीक है, दो एटम से बना हुआ, ए एटम और बी एटम से क्रिस्टल बना हुआ है। सपोज मैंने एक्सरे गिरा के देखा तो उसके अंदर ए इस तरह से अरेंज था, बेटा देखना ध्यान से, ए कुछ इस तरह से अरेंज था, ठीक है, ठीक है। और जो तुम्हारा बी था ना, ये तुम्हारा ऐसे अरेंज था, मान लो तुम्हारा बेटा बी ऐसे अरेंज था, ये देखो भाई, पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि अब जो कोई एक फिक्स पैटर्न ही होगा, पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है लेकिन रेगुलर होना चाहिए। तो ये देखो फिर से ध्यान दीजिएगा, यानी ये देखो ब्लैक वाले और ग्रीन वाले, तो ब्लैक वाले और ग्रीन वालों का पैटर्न जरा आप गौर से देखो, एग्जैक्ट सेम वे में रिपीट हो रहा है, एग्जैक्ट सेम वे में बेटा देखो रिपीट होता जा रहा है, यानी सेम पोजीशन पे लगातार वो रिपीट होता जा रहा है, सेम ही पैटर्न है, आप चेक कर सकते हो। अब ये पैटर्न टू बी कंटिन्यू चल रहा है, तो मैंने काफी लॉन्ग टाइम तक देखा कि पैटर्न सेम है, तो यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ऐसा ही पैटर्न रहने वाला भी है। और ये रेगुलर है क्योंकि कहीं भी देखो कहीं चेंजेस नहीं हुआ है। तो बेटा ये मान लो ए वाले एटम्स को पैटर्न है, ये बी वाले एटम्स का पैटर्न है, ये ए वाले एटम्स का पैटर्न है, ये बी वाले एटम्स का पैटर्न है, ये ए वाले एटम्स का पैटर्न है, एंड सो ऑन। डन। तो ये पैटर्न चलता चला जा रहा है। तो यहां से दिख के ये पैटर्न से क्लियर अंदाजा लग रहा है कि लॉन्ग रेंज का ऑर्डर होगा और ये पैटर्न टू बी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से सुनो, ये एन आइसोट्रॉपिक क्यों? तो एन आइसोट्रॉपिक में क्या बोला गया? एन यानी नहीं होगा, आइसो मतलब सेम और ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल बिहेवियर। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है उन्हें एन आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो क्रिस्टल में ऐसा क्या है कि एन आइसोट्रॉपिक हो जाता है कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज करता है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना तो बेटा सभी लोग, ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे चलूं बेटा हॉरिजॉन्टली ऐसे चलूं, तो बताओ किसके किसके एटम कट रहे हैं?
सर केवल ए यानी ब्लैक वाले ए के एटम है ना, तो केवल सर ब्लैक वाले एटम कट रहे हैं, तो यानी इस केस में जो बेटा प्रॉपर्टी जस्टिफाइड होगी केवल ब्लैक वाले एटम की ही प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, चाहे कंडक्टेंस हो, चाहे थर्मल एक्सपांशन हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। लेकिन अगर सर आप ऐसे चलने लगोगे ना, देखो मान लो मैं ऐसे चला, ये देखो, देख रहे हो आप, यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, देखो अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूं, ठीक है, देखना ये ऐसे, ठीक है, तो देख रहे हो यहां पर चेक करो, तो जब ऐसे चल रहे हो ना, तो ये ब्लैक वाला एक एटम था बेटा, ये ग्रीन वाला एटम है, फिर ये ब्लैक वाला एटम है बेटा, फिर ये ग्रीन वाला, फिर ये ब्लैक वाला, तो यहां देखो पैटर्न चेंज। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो तुम्हें केवल ए वाले एटम कटते हुए नजर आ रहे होंगे, जबकि तुम ऐसे जा रहे हो तो बेटा ए के साथ बी भी कट रहा है, ए के साथ बी भी कट रहा है, ए के साथ बी भी कट रहा है। तो अब आप मुझे बताओ इधर वाले पैटर्न और इधर वाले पैटर्न सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। तो जब अलग अलग देखो यहां केवल एक एटम मिलेंगे तो उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके अकॉर्डिंग देखो तो एटम अलग, एक के साथ बी एटम भी मिल गया तो प्रॉपर्टी यहां अलग हो जाएंगी। इसीलिए बेटा जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी घुमाते हो क्रिस्टल को, तो प्रॉपर्टीज बार बार चेंज होती है, क्योंकि आपको तो कंफर्म है कि यहां जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस यहां होगा क्या? नहीं, यहां रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो गया, करेक्ट। तो यहां पर बिहेवियर बदल रहा है, यहां पे बिहेवियर अलग है। ऐसे बेटा अगर सपोज करो मैं वर्टिकल चलता हूं, ऐसे सपोज ऐसे वर्टिकल चला, तो यहां देखो ना, खाली मान लो बी का एटम कट रहा, तो यहां प्रॉपर्टी बी के एटम के अकॉर्डिंग होगी बेटा। अगर मैं वर्टिकल ऐसे चलता हूं तो खाली देखो एक एटम कट रहा है, तो बेटा केवल प्रॉपर्टी ए के अकॉर्डिंग होगी बेटा। अगर मैं फिर ऐसे चलता हूं तो देखो बेटा ये प्रॉपर्टी देखो इसके अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एटम अलग अलग हो गए बेटा, दिख रहा है। तो बार बार आप जब अलग अलग डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हो ना, तो प्रॉपर्टीज भी बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि एटम का पैटर्न चेंज हो रहा है। डन। तो पैटर्न चेंज होगा तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। So this is the way why crystals are anisotropic in nature. I hope it is clear to all of you. So this is all about the beta anisotropic behavior. ठीक है, तो एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, बहुत आसानी से समझा दिया। ये क्रिस्टल में कैसे वर्कआउट करता है वो फिर देखो, आपके सामने है सब कुछ जो भी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। सो बेटा ये था क्रिस्टल की प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक नेचर को कैसे जस्टिफाई करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखो क्रिस्टल के बारे में लगभग हम सारी चीजें जान गए सर, बाय थैंक्स टू मैक्स वेन लॉ, जिन्होंने पहली बार सजेस्ट करके दिया, और WH ब्रैग और WL ब्रैग, जिनके सपोर्ट से हमें क्रिस्टल के बारे में स्टडी करने का मौका मिला। तो इतनी बातें हम आसानी से बता देते, तो बेटा ये मेरा नॉलेज नहीं है, स्टडी के बाद ये सब हुआ है, किसी और की मेहनत है सालों की। ठीक है, अब कई सालों की मेहनत हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, समझ सकते हो आप। अब क्वेश्चन है सर, क्रिस्टल तो सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो सर ये एमरफस भी थोड़ा बताते ही चलो। तो देखो एमरफस सिंपल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ बेटा, क्रिस्टल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमरफस, बस इतना कर दो और ये हो गया बेटा कहानी खत्म। होते तो दोनों ही सॉलिड के पार्ट हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी वाइज बात करें, किसकी बात बताओ, अकॉर्डिंग टू किसकी बात करें, प्रॉपर्टीज वाइज। तो प्रॉपर्टीज वाइज अगर बात करें तो जितना तुम्हें क्रिस्टल के बारे में पता है ना, उसको उल्टा कर दोगे ना, यानी रिवर्स कर दोगे, तो एमरफस की सारी प्रॉपर्टी बाहर आ जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि एमरफस की प्रॉपर्टी अलग से मैं टेबल बना के लिखूं और आपका टाइम वेस्ट करूं। डन। और ये थोड़ा इजी वे भी हो गया, क्योंकि हमें केवल एक चीज को फोकस करना था, क्रिस्टल को, और क्रिस्टल को अगर हमने समझ लिया तो एमरफस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्रिस्टल का बताओ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी दे दे रहा हूं। क्रिस्टल में बताओ बेटा पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर। एमरफस में बेटा पैटर्न कैसा होगा, इर्रेगुलर। अच्छा बताओ बेटा क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प और मैक्सिमम। इसका कैसा होगा बेटा, मिनिमम और वेरिएबल। अच्छा सर क्रिस्टल में क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक। ये क्या होगा बेटा, आइसोट्रोपिक। आई होप इट इज क्लियर। आइसो मतलब इसकी सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल को बेटा नाइफ से कट करते हैं तो रेगुलर पैटर्न में कटता है, ये इरेगुलर पैटर्न में कटेगा। इसका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स है, इसका हीट ऑफ फ्यूजन चेंज होता रहेगा। ये बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, ये बेटा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब ये बहुत कम समय तक एक पैटर्न को फॉलो करता है, फिर अचानक से पैटर्न बदल देता है, इसीलिए इसका शेप बेटा फिक्स नहीं होगा। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका बेटा ज्योमेट्री फिक्स है, इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसीलिए तो मैंने बेटा एमरफस को क्या बोला था, स्यूडो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के एक डेफिनेट ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को ये फॉलो अप नहीं करता है। सो आई होप कि अगर आपको क्रिस्टल पता है बेटा, तो एमरफस को बताने में आप जरा भी देर नहीं लगाओगे। कंफर्म है? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेकिन एमरफस में बेटा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, तो जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा क्वार्ट्स, ठीक है, ग्लास भी आ जाता है, लेकिन ग्लास को मैं थोड़ा सा अलग से लिखूंगा, देखिएगा। ठीक है, रबर आ जाएगा बेटा एमरफस में। ठीक है,
अब यहां ग्लास लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द बेटा एमरफस, ठीक है। अब क्वेश्चन है ग्लास। ग्लास थोड़ा सा एक यूनिक केस है। क्यों सर? एक्चुअली जो ग्लास है ना उसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है, देखो कई लोग बोलते हैं कि एमरफस को ही सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, गलत। एमरफस को स्यूडो सॉलिड कह सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं। सुपर कूल्ड लिक्विड एमरफस का पार्ट जो ग्लास है वो होता है, यानी ग्लास को बेटा कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जब ग्लास जब बनता है, मैं आपको ना पी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक, तो वहां पर आपको ग्लास बनाना भी सिखा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा ग्लास बनता कैसे है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये बनाया जाता है ग्लास ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ग्लास को कूल करने के लिए ना एक रेगुलर पैटर्न का यूज नहीं करते कि उठाया और डाल दिया कि ठंडा हो गया ना। इसको गर्म ठंडा करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको ठंडा किया जाता है, ठीक है, जिसको एरिनेशन भी नाम दिया गया है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड एक पैटर्न है। और दूसरी बात है कि सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जा रहा है, लिक्विड वर्ड इसलिए यूज कर दिया गया बेटा इसके लिए, क्योंकि लिक्विड की तरफ फ्लो करने वाला बिहेवियर रखता है, याद रखिएगा। इसके अंदर लिक्विड की तरफ फ्लो करने का बिहेवियर है, जैसे लिक्विड फ्लो करता है वैसे ये भी फ्लो करता है। इसके प्रूफ कहां मिलते हैं सर? आप किसी भी पुरानी बिल्डिंग में चले जाओ, ओल्ड बिल्डिंग जहां पर मतलब कि खिड़कियां लगी थी ग्लास की, तो गौर से देखोगे उन पुरानी बिल्डिंगों की जो खिड़कियां होती है ना, उसका नीचे वाला जो मतलब जैसे ग्लास है, तो ग्लास जो होता है ना, जैसे देखो ये ग्लास है, तो मान लो कि पुरानी बिल्डिंग की खिड़की है, ये देखो खिड़की है, तो जो खिड़की होगी ना उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा थिकर हो जाता है, काफी ज्यादा थिकर। तो यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, जो बॉटम वाला, ये थिकर हो जाता है और ऊपर वाला बेटा थिनर हो जाता है। ऐसा देखिएगा जितने भी पुरानी बिल्डिंगों में जो ग्लास की जो खिड़की विड़की लगे होंगे, अब चेक करना वहां पर ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। और हो सकता है कि इसीलिए होता है कि वहां पर पुरानी जब अचानक से मतलब ज्यादा सा प्रेशर या अर्थक्वेक आता है तो ग्लास की सीटें पहले टूटती हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे देखो आपने तो ग्लास को एक फ्रेम में सेट कर रखा है। अब फ्रेम पहले जब स्टार्टिंग में लगाया गया तो ग्लास के साइज से लगाया गया होगा ना, विथ के अकॉर्डिंग लगाया गया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि ग्लास फ्लो करता है, तो फ्लो करके जब नीचे जाएगा तो क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर फ्रेम में बना हुआ है वो जब फैलना शुरू करेगा ना बेटा, थिकर होने लगेगा, फ्लो करके नीचे जाएगा, तो फ्रेम को फाड़ने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा भी उसको एक्स्ट्रा प्रेशर मिला ना तो टूट के बाहर निकल जाता है। डन। सो ये पैटर्न ये प्रूफ करता है कि अगर नीचे वाला पोर्शन थिकर हुआ है ना, तो इसका मतलब बेटा जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स थे वो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करके आ रहे थे, तभी ऐसा हुआ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये प्रूफ करता है कि यस ग्लास में फ्लो कैरेक्टर होता है, इसलिए लिक्विड के नेचर का हो गया। और सुपर कूल्ड कहने के पीछे ग्लास के बनाने के तरीके को, ग्लास जब बनता है तो उसको कूल करने के तरीके को ही सुपर कूल्ड प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो खैर उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे पी ब्लॉक में। सो आई होप इट इज क्लियर कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। सारे एमरफस सुपर कूल्ड नहीं है, केवल ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके। एंड व्हाई ग्लास डिफाइन द लिक्विड नेचर, बिकॉज इट हैज फ्लो कैरेक्टर, इसमें बेटा फ्लो होता है, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे करोगे कि ग्लास में फ्लो होता है? सर मेरे घर में तो कांच के शीशे से लगे होगा, मैंने तो देखा ही नहीं कहीं फ्लो होते हुए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये पूरा लिक्विड थोड़ी ना है, तो सॉलिड कहीं भाई ना, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो रहता ही रहता है, लेकिन एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस पैटर्न होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है, तो उस पर्टिकुलर वे में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब लगातार उस ग्लास में सनलाइट पड़ता रहता है ना, तो हीट होता है, तो मॉलिक्यूल रैंडम मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लो करता है। और नीचे की तरफ क्यों करते हो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ग्रेविटी हमारे न्यूटन बाबा, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है बेटा, तो नीचे थिकर होने लगता है। अरे यार पुरानी पिक्चरें देखते नहीं तो तुम, जो मतलब हॉरर मूवीज होती थी, हॉरर जो सीरियल्स आते थे, जैसे जी हॉरर सो, आहट, ये सब, उसमें कभी गौर से देखे हो मतलब कांच टूटते हुए, देखा है कि नहीं देखा है? और साउथ की मूवी में तो तुम नॉर्मल देखते हो कांच टूटता ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पुरानी पुरानी हवेलियां होती थी हॉरर मूवीज में, उनके कांच के जो होते थे ना, जब अचानक से मान लो हवा चलने लगती तो सबसे पहले खिड़कियां टूटती थी। तो क्या था एक्चुअली यही रीजन है। किसी भी पुरानी बिल्डिंग का कांच जो होगा ना बहुत नॉर्मल तरीके से तोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से, हल्का सा प्रेशर देना होता है केवल, ठीक है। तो ये क्यों होता है सर? क्योंकि फ्रेम के नीचे ग्लास जो है एक्सपेंड होकर थिकर हो जाता है, तो वो एक्सपेंड होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो थोड़ा भी प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ा ना खट से टूट जाएगा, ठीक है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एमरफस नेचर। तो एमरफस में ग्लास थोड़ा सा यूनिक केस था, तो मैंने डिस्कस कर दिया। अदरवाइज आप पूरे एमरफस को क्या बोल सकते हो बेटा? सूडो सॉलिड। लेकिन ग्लास को आप सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हो, क्यों? इसका नेचर ऐसा है, और क्यों है मैंने पूरा डिटेल बता दिया। और रही बात क्रिस्टल और एमरफस की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने की, तो इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल देन यू आल्सो नो द प्रॉपर्टी ऑफ द एमरफस बाय दिस रिलेशन, ओके। एंड नाउ यू आर आल्सो डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, क्योंकि उसका नाम से ही उसकी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है, ओके ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा एमरफस एंड क्रिस्टल। नाउ टेल मी वन थिंग,
आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो बेटा, तो आप सॉलिड मतलब टफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहोगे जिसके पैटर्न को आप समझ सको। तो एमरफस इर्रेगुलर पैटर्न का है, तो इसको समझने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि बार बार मेरा पैटर्न बदलेगा तो उसको पढ़ के क्या करेंगे, समझ रहे हो। मतलब आप सोचो कोई ऐसा इंसान जो अपने बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है, तुम उसे बिलीव कर सकते हो, उसकी उस पर स्टडी कर सकते हो? नहीं, तुम उसको दूरी रखो उतना अच्छा है। और क्रिस्टल क्या है, एक रेगुलर पैटर्न वाला बंदा है, जो बोलता है वो करता है और हमेशा उसी नेचर का है, तो उस पर स्टडी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो बेटा क्रिस्टल जब रेगुलर पैटर्न का ना, तो इसमें स्टडी थोड़ा इजी हो जाता करना, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, क्रिस्टल हमारे पास है भी बहुत ज्यादा। अब क्रिस्टल के एग्जांपल की अगर आप बात करोगे ना, तो बहुत है बेटा, जैसे NaCl का नाम सुने होगे, है ना, ZnS का नाम सुने ही होगे, ऐसे Fe2O3 का नाम सुने होगे, है ना। NaCl यानी क्या जानते हो, रॉक सॉल्ट, ZnS यानी जिंक सल्फाइड हो गया, Fe2O3 बेटा क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा बेटा Cu का, कॉपर का, तो कॉपर तो मेटल, वो भी क्रिस्टल ही होता है, क्रिस्टल यानी सॉलिड बॉडी है, ठीक है। सो दीज आर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन द केमिस्ट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो भाई जो हमारे पास एक्सेस में है उसकी स्टडी तो बनता है, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा सिस्टम, क्रिस्टल एंड अमरफस नेचर। नाउ अब हम क्लियर हो चुके हैं कि सर हमें फोकस क्या करना है पूरे चैप्टर में और क्यों करना है, इस चैप्टर को पढ़ा क्यों रहे हो, सबको डिटेल में बता दिया। अब हमें पता चल गया कि मुझे पूरा फोकस बनाना है बेटा किस पर, क्रिस्टल पर। आइए फिर क्रिस्टल पर फोकस बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी। अच्छा, क्रिस्टल के बारे में जब जानना चाहते हो ना, अब तो कंफर्म होगा कि क्रिस्टल के बारे में ही क्यों जानना है। तो जब क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो तो सर क्या क्या जानेंगे। तो देखो, क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। बना कैसे, आया कहां से, क्या पैटर्न था, क्या पॉसिबिलिटीज थी, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो तो आपको मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले समझते हैं क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि सर ये क्रिस्टल बना कैसे। तो देखो, अगर आप एक क्रिस्टल को बनाना चाहते हो तो XRD यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी से ये बात प्रूफ हुआ है कि कोई भी क्रिस्टल जब बनता है बेटा तो इनके पैटर्न को, यानी इन सब चीजों से मिक्स होकर बनता है। एक होता है बेटा लैटिस पॉइंट, ठीक है, एक होता है बेटा लैटिस स्पेस, ठीक है, एक होता है बेटा यूनिट सेल, और उसके बाद जब इन तीनों को मिक्स करते हैं, यानी इन तीनों से हमारा ये क्रिस्टल जनरेट होता है। और ये केवल एक एक नहीं है, मल्टीपल रिपीटेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में इनका मतलब रिपीटेशन होता चला जाता है। अब ये पहली बात है कि रिपीट होंगे, वो तो बात की बात है, सर ये हो क्या ये है क्या, बताओ। तो देखो ये क्या है बेटा, लैटिस का मतलब क्या है। लैटिस का मतलब बेटा होता है जाल, किसी भी शेप का जाल, समझ रहे हो। तो क्रिस्टल जब बनता है तो कोई ना कोई शेप का होता है ना बेटा, तो उसका भी अपना एक जाल होगा। अब उस पूरे शेप या जाल में जो पॉइंट, अगर इसको बहुत इजी में समझना चाहते हो बेटा, तो आप इसको एटम या आयंस का नाम दे सकते हो। ये एटम से भी हो सकता है, क्योंकि भाई क्रिस्टल किससे किससे मिलकर बनता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये हो सकते हैं, ज्यादातर ये एटम्स और आयंस ही होते हैं। मतलब कि सर ये किसी भी क्रिस्टल का फंडामेंटल पार्ट है, जहां से एक्चुअल में क्रिस्टल का ओरिजिनेशन हुआ होगा, सही है। सो लैटिस पॉइंट का भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, टेंशन मतलब, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं क्योंकि यहीं से आपका दिमाग खुल जाएगा कि है क्या लैटिस स्पेस। एक्चुअली लैटिस स्पेस को ना बेटा हम एक्चुअल में क्या पता है क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और टोटल आपको पता है ना कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, 5। कहीं से भी तुम बना के देख लो, तो मैथ्स के अच्छे खासे जानकार होंगे, मेडिकल वाले भी जानते ही होंगे इतनी छोटी छोटी बातें। 2D पैटर्न यानी 2D स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 2D अगर स्ट्रक्चर की बात करें, 2D पैटर्न की बात करें, तो स्ट्रक्चर वाइज वो 5 तरह के हो सकते हैं। या तो बेटा वो स्क्वायर हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, या तो रोम्बस हो सकता है, ठीक है। और या फिर बेटा क्या हो सकता है, या तो ऑब्वियसली हेक्सागन हो सकता है। तो बेसिकली इतने तरह के पैटर्न हो सकते हैं। हेक्सागन ऐसे 3D डायग्राम है, अगर 2D में बात करें तो 5 डायग्राम हमारे स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, फिर रोम्बस हो जाएगा, नहीं रोम्बिक हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो ये जो पैटर्न हमारे पास होते हैं ना, ये 2D पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब टोटल हमारे पास 2D पैटर्न में कितने होते हैं बेटा, 5। समझ में आ रहा है, 2D पैटर्न में कितने होते हैं बेटा हमारे पास, 5 2D पैटर्न आप बना सकते हो, और कोई पैटर्न आप बना ही नहीं सकते। मतलब जिसमें इवन एंगल आता हो, 60 डिग्री 90 डिग्री, ऐसा
ठीक है, इसलिए बेटा पेंटागन जो होता है ना उसको 2D पैटर्न नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें जो एंगल है 108 डिग्री का है। समझ में आ रहा है? तो 2D पैटर्न हमारे 5 तरह के होते हैं, मैंने जो एक एक करके आपको नाम बता दिया, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बिक हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई। सो ये जो 2D स्ट्रक्चर है यही बेटा एक 3D डायमेंशन क्रिस्टल का ना बेस तैयार करता है। और ये आपको पता है कि 3D जाने के लिए आपको पहले 2D पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2D पैटर्न से ही तो 3D की बात कर सकते हो। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नॉलेज रखोगे तभी तो जेड के बारे में बात करोगे। तो एक्स वाई एक्सिस यानी 2D पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2D स्ट्रक्चर हमारे पास 5 पैटर्न के होते हैं, और वही पैटर्न फिर बाद में 3D के शेप को जनरेट करते हैं। भाई अगर मान लो 2D तुमने स्क्वायर लिया हुआ है तो तुम दो 2D के स्क्वायर को जोड़ दोगे बेटा तो 3D का क्यूब बन जाएगा। तो दो 2D पैटर्न ही तो जाकर के 3D बना रहा है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज अ सिंपल वे। तो 2D स्ट्रक्चर जो होगा ना क्रिस्टल का, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो जाकर के 3D में क्यूब को बनाने, क्रिस्टल को बनाने वाला है, उसी को बेटा कहते हैं लैटिस स्पेस। यानी कुल मिलाकर के लैटिस का मतलब जाल, और जो स्पेस जिस पर्टिकुलर एक 2D पैटर्न की स्पेस से आप क्रिस्टल को बनाने जा रहे हो दैट इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। और बेटा यूनिट सेल क्या होता है? तो इसी लैटिस स्पेस को कई बार रिपीट करते हो ना, यानी कि जब लैटिस स्पेस में कई बार बेटा रिपीटेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब आप लैटिस स्पेस यानी कि जो 2D पैटर्न है उसको तुम कई बार रिपीट करते हो तब जाकर के बेटा वो यूनिट सेल को जस्टिफाई करता है। यूनिट सेल मतलब एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, यानी दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल जो कि 3D पैटर्न में आ चुका है। और अगर यूनिट सेल 3D पैटर्न में आ चुका है तो ये यूनिट सेल क्या करता है ना बेटा, ये यूनिट सेल पता नहीं कितनी बार रिपीट करता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिपीट। ये देखो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन। ठीक है, कई बार रिपीट करता है। वो कितनी बार रिपीट करता है उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उसको कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन, समझ रहे हो? अब वो मैक्सिमम टाइम रिपीट करके ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देता, पूरे 3D पैटर्न में जाल बना देता है बेटा, उसी को आप लोग नाम दे देते हो क्रिस्टल। तो ये है पूरा पैटर्न बेटा क्रिस्टल को बनाने का, समझे? मतलब बहुत बेसिक लेवल से बेटा लैटिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिस एटम मॉलिक्यूल कह सकते हो, आयंस कह सकते हो। फिर वो लैटिस पॉइंट एक पर्टिकुलर रिपीटेशन के बाद, यानी लैटिस पॉइंट पे बेटा क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, रिपीट होता है। अब ये रिपीट यानी क्या रिपीट होगा, पैटर्न रिपीट होगा। अब वो जब रिपीट होगा तो एक लैटिस स्पेस 2D पैटर्न बना देगा। फिर जो हमारा 2D पैटर्न रिपीट होगा बेटा तो यूनिट सेल बना देगा 3D पैटर्न का। फिर वो 3D पैटर्न वाला यूनिट सेल रिपीट होगा बेटा तो क्रिस्टल बना देगा। यानी कुल मिलाकर के अगर एक क्रिस्टल को ब्रेक डाउन किया जाए तो क्रिस्टल जब ब्रेक होगा तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, यूनिट सेल 3D पैटर्न, उसका छोटा हिस्सा। फिर वो टूटेगा तो बेटा वो स्पेस में टूट जाएगा। फिर वो टूटेगा बेटा तो लैटिस पॉइंट में टूट जाएगा, मतलब एटम्स इनमें बिखर जाएगा। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो कि अगर आप क्रिस्टल को बना रहे हो तो जिस पैटर्न में बनेगा जब टूटेगा तो उसी पैटर्न में टूटेगा। आया समझ में? श्योर एंड शॉर्ट, इससे इजी तरीका हो नहीं सकता। आप कहोगे सर प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के दिखाओ, आओ देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप मान लो सपोज करो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो शॉपिंग करने। अब वो कई फ्लोर का होता है, तो मुझे बताना, हम मान लेते हैं कि जो मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्रिस्टल है। ध्यान से सुनिएगा, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा क्रिस्टल है, जिसमें कितने भी फ्लोर हो डजंट मैटर, वो एक क्रिस्टल है। अब आप बताओ उस शॉपिंग फ्लोर को बनाने के लिए सबसे पहली बार बेटा एक ईंट रखी गई होगी, तभी तो बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन में ईंट रखी गई होगी। वो जो छोटे छोटे ईंट लगे हुए ना वो है बेटा लैटिस पॉइंट। अब उन ईंट को जब कई बार रिपीट करते हो बेटा, है ना, जब ईंट्स को रिपीट करते हो तो दीवार में कितने, हमारे पास 1 2 3 4, ऊपर तो एक वो हो गया, छत हो गई हमारे, तो टोटल 6 फेस होते हैं ना फ्लोर के साथ। तो जब ईंट रखी गई होगी एक एक करके तो एक एक ईंट को रिपीट करेंगे तो एक दीवार बनी होगी बेटा। वो दीवार क्या है, 2D पैटर्न का, स्क्वायर या रेक्टेंगल का दीवार हो सकता है। वो 2D पैटर्न का बेटा लैटिस स्पेस हो गया, तो वो बेटा लैटिस स्पेस हो गया। तो एक ईंट रखी लैटिस पॉइंट, उस ईंट को रिपीट करके एक दीवार बना दी लैटिस स्पेस। अब वो जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मैंने दीवार बनाया उसको मैंने 6 बार रिपीट मार दिया, तो फ्लोर के साथ 6 फ्लोर के साथ एक रूम, यानी 6 फेस के साथ एक रूम बन गया, हमारा बन गया। अब जो रूम बना बेटा वो 3D है, मतलब यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल हो गया। 3D मान लिया, ध्यान से सुनना, वो यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अब जो यूनिट सेल है यानी वो जो कमरा बन गया एक यूनिट सेल, वैसे ही कमरे में कई बार रिपीट करता चला जा रहा हूं बेटा, कई बार रिपीट करता चला जा रहा हूं। ठीक है, कितने भी फ्लोर है सारे में रिपीट करता जा रहा हूं, तो बेटा उतने कमरे से बना हुआ एक पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो गया बेटा, बताओ, क्रिस्टल हो गया। सर आया समझ में? अब उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करोगे
तो टूटते समय पहले रूम छोटे छोटे टूटेंगे, यानी यूनिट सेल टूटेगा, फिर यूनिट सेल टूटेगा तो बेटा दीवारें बचेंगी, दीवार तोड़ दोगे तो ईंटें बचेंगी। सिंपल, आ रहा है समझ में? तो आज के बाद आप कहीं भी जाइए, आप अपने घर में देख लो ना, आपके घर में जो एक आप जिस कमरे में रह रहे हो उसकी दीवार को ध्यान से देखो तो उस दीवार में एक ईंट लगी होगी, सबसे पहले वो लैटिस पॉइंट होगा, फिर वो ईंटें रिपीट होकर एक दीवार बना दी गई होगी कमरे की, वो लैटिस स्पेस हो गया 2D का, फिर वो 2D लैटिस स्पेस को 4 बार रिपीट कर दिया तो बेटा एक पूरा कमरा बन गया, है ना। और ये हो गया बेटा यूनिट सेल। और ऐसे ही कमरे तुम्हारे घर में मान लो 3 BHK फ्लैट है तो 3 कमरे बन गए बेटा, तो तीनों यूनिट सेल रिपीट हो गए तो बेटा पूरा तुम्हारा एक फ्लैट बन गया, जिसको कहेंगे क्रिस्टल। तो तुम्हारा फ्लैट क्या है? क्रिस्टल। जिस कमरे में बैठे हो क्या है? यूनिट सेल। जिस कमरे में तुम्हारे पापा बैठे हो क्या है? यूनिट सेल। एक बेडरूम होगा बेटा वो क्या है? यूनिट सेल। एक किचन बना वो क्या है? यूनिट सेल। बाथरूम क्या है? यूनिट सेल। और इन यूनिट सेल को मिला देंगे तो बेटा क्या बनेगा? क्रिस्टल। और आपकी दीवार जो आपका जो कमरा अगर वो भी यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल में एक जो दीवार है वो क्या है? लैटिस स्पेस। दीवार का सबसे छोटा पार्ट एक ईंट होगी, वो क्या है बेटा? लैटिस पॉइंट। दैट्स इट। अब इससे बेटर आपको कोई समझा नहीं सकता, ये कंफर्म है। साइंटिफिक डेफिनेशन में सोचोगे ना तो बड़ा टफ लगेगा, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब ये इजी हो गया, अब ये इजी हो गया। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा कि लैटिस पॉइंट लैटिस स्पेस कैसे जस्टिफाई करते हैं। ओके, सो प्लीज एक बार इसको जल्दी से आप नोट कर लिए प्लीज, जल्दी से, बहुत अच्छी चीज है ये। तो लैटिस पॉइंट क्या है बेटा? दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। ओके, लैटिस स्पेस क्या बेटा? इट इज अ 2D शेप विच डिफाइन द रिपीटेशन पैटर्न फॉर यूनिट सेल। तो एक एक करके मैं छोटा सा बोल देता हूं, ठीक है। लैटिस पॉइंट क्या है बताओ, इसको लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा डेफिनेशन। मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है लिखने में, तो हालांकि समझ में आ ही गया होगा। तो व्हाट इज द लैटिस पॉइंट बेटा? तो लैटिस पॉइंट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ एनी क्रिस्टल, ठीक है। लैटिस पॉइंट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ, फंडामेंटल सबसे छोटा पार्ट, तो लैटिस पॉइंट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल विच इज इक्विवेलेंट टू एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो भी क्रिस्टल किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन से बनता है वो उसका क्या होगा? लैटिस पॉइंट होगा। जो सबसे छोटा पार्ट है, बहुत टाइनी, आंखों से दिखता नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया, ठीक है सर, डन। लैटिस स्पेस क्या है सर? तो व्हेन लैटिस पॉइंट रिपीट टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड डिफाइन अ 2D पैटर्न स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। अगेन यू कैन राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। व्हेनेवर लैटिस पॉइंट रिपीट टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू डिफाइन अ 2D पैटर्न स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस स्पेस, ठीक है। तो जब ये लैटिस पॉइंट कई बार रिपीट करेगा और एक 2D स्पेस का पैटर्न बना देगा, एक 2D शेप बना देगा। 2D शेप 5 तरह के होते हैं, वो पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2D में 5 पैटर्न के बन सकते हैं, तो वो 5 में से कोई भी एक पैटर्न अगर बन गया बेटा तो वो लैटिस स्पेस है, 2D शेप, डन। सो व्हेनेवर लैटिस पॉइंट रिपीट टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू डिफाइन अ 2D स्ट्रक्चर पैटर्न इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट सेल बेटा? तो व्हेनेवर द लैटिस स्पेस रिपीट टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू डिफाइन अ 3D like structure, to define a 3D like structure is called unit cell। फिर से सुन लो, whenever lattice space repeat to itself again and again to define a 3D like structure या 3D pattern structure is called unit cell। तो 3D पहला 3D pattern structure unit cell है, और दुनिया के सारे क्रिस्टल बेटा 3D होते हैं। तो इसका मतलब unit cell is the base, unit cell is the fundament of the crystal actually, ठीक है। and this is the unit cell बेटा। and what about the unit cell? तो क्लियर हो गया ना, whenever the lattice space repeat to itself again and again in a 3D pattern, then we have unit cell। और बेटा क्रिस्टल क्या हो गया? so whenever unit cell repeat to itself again and again, भाई unit cell एक 3D पैटर्न है, unit cell क्या है? एक 3D पैटर्न है सर। तो unit cell एक 3D पैटर्न आ चुका हो, क्रिस्टल 3D होते हैं, यानी कि ये जो है ये वाला 3D पैटर्न अगर कई बार रिपीट कर दो, देखो मैंने यहां लिखा भी है। so whenever unit cell repeat to itself again and again to define a huge structure is called क्रिस्टल। तो जब भी हमारा यूनिट सेल कई बार रिपीट करके एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बेटा क्रिस्टल। आई होप इट इज क्लियर। तो एक क्रिस्टल को पैटर्न करने के लिए, बनाने के लिए हमें इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले एक छोटा सा एटम ले लिया, फिर वो एटम कई बार जाकर के मिक्स आपस में जब रिलेट करेंगे उनको हम, तो एक 2D पैटर्न का स्ट्रक्चर बन गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब। फिर वो 2D पैटर्न को बेटा कई बार रिपीट कराएंगे तो 3D पैटर्न आ जाएगा, फिर उस 3D पैटर्न को कई बार रिपीट कराएंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ क्रिस्टल। हो गया? तो अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्रिस्टल का रियल शेप कौन बता रहा है? लैटिस पॉइंट, लैटिस स्पेस या यूनिट सेल? तो सर क्रिस्टल तो 3D होता है। ओ, इसका मतलब यूनिट सेल पहला 3D स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब क्रिस्टल को एक्चुअली कौन बता रहा है? यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल तुम्हारा बेटा क्यूब है, क्यूबिकल है, तो क्रिस्टल भी क्यूबिकल शेप का ही होगा।
यूनिट सेल अगर बेटा अदर शेप का होगा तो क्रिस्टल भी उसी शेप का होगा, क्योंकि यही वो यूनिट सेल है जो पहली बार 3D पैटर्न को फॉलो किया था, और यही 3D पैटर्न फॉलो कर करके बेटा क्रिस्टल भी 3D होता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्रिस्टल को जस्टिफाई कौन करता है? यूनिट सेल। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट द होल अबाउट द क्रिस्टल, देन फर्स्ट यू नो अबाउट द यूनिट सेल। ठीक है, तो बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिट सेल। ओके, आधार पार्ट 2 में, ये आधार का कौन सा था? पार्ट 1, फाउंडेशन यानी कॉन्सेप्ट का ये पहला पार्ट था। अब कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट आएगा बेटा कल। तब तक के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, बहुत मजा आया होगा, मुझे कंफर्म है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।